स्टूडेंट्स, डायपोल मोमेंट आपको मैंने टॉपिक कराया था 11th क्लास को। डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण टॉपिक में आपने कुछ स्ट्रक्चर बना के देखे, ठीक है। बाकी ये है कि आप थोड़ा गौर करना, जहाँ पे लोन पेयर होता है वहाँ पे डायपोल मोमेंट अपन लेके चलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर हमको देखनी ही पड़ेंगी पहले, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर करा दी थी, आज मैं आपको करा रहा हूँ द्विध्रुव आघूर्ण के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो देखो, सबसे पहला उपयोग होता है पोलैरिटी ज्ञात करने में, ठीक है, ध्रुवणता ज्ञात करने में। इसमें आप लिख सकते हो इन डिटरमाइनिंग ऑफ पोलैरिटी, ठीक है, ध्रुवणता ज्ञात करने में। मतलब किसी के ऊपर कितना चार्ज है, कितना चार्ज नहीं है, प्लस और माइनस का, ये ज्ञात करने में अपन किसका यूज करते हैं, डायपोल मूवमेंट का, द्विध्रुव आघूर्ण का यूज करते हैं। देखो, जिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट जीरो आ रहा है वो सभी क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो आ रहा है वो सभी क्या होंगे, अध्रुवीय होंगे, ठीक है। और जिसका डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो तो वो सभी क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे, पोलर होंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। अब ये बोलो सर डायपोल मूवमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर बना के डायपोल मूवमेंट करी जाती है। मेरा पिछले वीडियो में से आप थोड़ी प्रैक्टिस करना तो ही आपको डायपोल मूवमेंट आएगा, ठीक है। बाकी 11th लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपको आज के वीडियो में पूरा ही करा दूंगा, तो आपको 11th की क्लास में दिक्कत नहीं होगी, बट आपको डायपोल मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, इस डायपोल मूवमेंट का यूज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने में, मतलब किसी भी कंपाउंड की विद्युत ऋणता ज्ञात करने में, डिटरमाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, मैंने आपको बताया था HF, HCl, HBr और HI, इनके डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम। तो रीजन क्या होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है 4, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस एक वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो जिसमें डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा उस एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको सिर्फ यही चीज ज्ञात करनी है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट डायपोल मूवमेंट का क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में आप क्या कर सकते हो, डायपोल मूवमेंट को काम में ले सकते हो, ठीक है। इन डिटरमाइनिंग ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की शेप या स्ट्रक्चर ज्ञात करने में आप किसको काम ले सकते हो, डायपोल मूवमेंट को काम ले सकते हो। जैसे CO2, BeF2, इन सब का डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। जहां पर लीनियर स्ट्रक्चर आएगी उन सभी के डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं H2O और H2S, इसके अंदर लोन पेयर होता है तो इनकी स्ट्रक्चर वी शेप होती है। वी शेप होने के कारण इनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ इनकी वैल्यू जरूर होती है। हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है ना एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन चलो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करा दूंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा। उसके बाद अपने बात करते हैं कि बेंजीन के अंदर, ठीक है, बेंजीन के अंदर क्या होता है कि चौथा, बेंजीन का है ना ओरिएंटेशन ज्ञात करने के काम आता है। ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास, बेंजीन का अभिविन्यास ओरिएंटेशन ज्ञात करने में हम डायपोल मोमेंट को काम ले सकते हैं। कैसे काम ले सकते हैं, देखो ये बेंजीन है, अगर मैं इस बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा दूं अपनी तरफ से, कोई भी ग्रुप X लगा दिया मैंने, तो देखो ये दोनों पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। हिंदी में भी ऑर्थो बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऑर्थो ही बोलते हैं। ये दोनों पोजीशन कहलाती है मेटा, हिंदी में भी मेटा, इंग्लिश में भी मेटा, और ये अकेली पोजीशन कहलाती है पैरा। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर दो सेम एटम ठीक है ऑर्थो पे जुड़े हैं, मतलब यहाँ पर Cl है और यहाँ Cl है। अगर दो सेम एटम मेटा पर जुड़े हैं, मतलब यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। और अगर दो सेम एटम पैरा पर जुड़े हैं, मतलब यहाँ दोनों तरफ क्या है, Cl है। तो ध्यान रखना, पैरा वाले का डायपोल मूवमेंट हमेशा जीरो होगा, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये स्ट्रक्चर से ही बताया जाता है, ठीक। और उसके बाद अपने बात करते हैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने में, मतलब डायपोल मूवमेंट के द्वारा आप प्रतिशत आयनिक गुण भी ज्ञात कर सकते हो। प्रतिशत आयनिक गुण का मतलब ये होता है किसी कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है उसको भी ज्ञात कर सकते हो। तो उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है,
परसेंट आयनिक कैरेक्टर को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है डायपोल मोमेंट की प्रैक्टिकल वैल्यू, म्यू की प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है, प्रायोगिक वैल्यू जो आ रही है वो, और डायपोल मोमेंट की थ्योरेटिकल वैल्यू जो बुकों में लिखी होती है वो, सैद्धांतिक वैल्यू इनटू 100 कर देना, मतलब द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन द थ्योरेटिकल मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका होता है? परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कई बार परसेंट आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला पूछ लेते हैं हमसे, ठीक है बच्चों, ये चीज हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है जो आपके 11th के क्लास का है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आता है आपसे डायरेक्ट, एक क्वेश्चन ही बता रहा हूं, NH3 और NF3, ठीक है, इसमें से किसका डायपोल मोमेंट हाई होता है? इसमें से किसका डायपोल मोमेंट हाई होता है? तो आपको सिर्फ यही बताना है NH3 और NF3 दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक अपन एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको कराऊंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। NH3 और NF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। दोनों की स्ट्रक्चर होती है चतुष्फलकीय, जिसको मैं TD से लिखता हूँ टेट्राहेड्रल, ठीक है। आप दोनों की स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर यहाँ पर है, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों एक गौर करना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तीनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? नाइट्रोजन। और सारे इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा? लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो देखो एक डायरेक्शन में लोन पेयर जा रहे हैं। NF3 में क्या होता है? लोन पेयर तो इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। फ्लोरीन भी इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और फ्लोरीन से ज्यादा लोन पेयर की होती है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा। तो देखो NH3 और NF3 दोनों पर लोन पेयर है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, मगर दोनों के बाहर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अलग अलग है। इसीलिए एक ही डायरेक्शन में NH3 का डायपोल मोमेंट गया है, तो इसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा? हाई होगा, और इसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा? लो होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। आपकी 11th में डायपोल मोमेंट का यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना। बाकी डायपोल मोमेंट आपको मैंने पूरा टॉपिक इसलिए कराया कि मैं चाहता हूं आपको डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर से निकालना आ जाए। अगर आपको डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर से निकालना आ गया तो आप कभी भी कोई भी कंपटीशन दोगे ना, वहां पे स्ट्रक्चर ही आपको दी जाती है या नाम दे दिया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ क्या उसमें डायपोल मोमेंट है कि नहीं है। आपको नाम देंगे, आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं आएगी तो आप डायपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते, चाहे कितना मर्जी पढ़ के देख लेना। आप सिर्फ सीखो कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। 11th का तो जो क्वेश्चन है वो ये बोर्ड पे हो चुका है, इसके अलावा डायपोल मोमेंट में से और क्वेश्चन 11th में तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं, एक साइंटिस्ट था फाजान्स रूल, ठीक है। एक साइंटिस्ट था फाजान्स, उसने रूल दिए थे। उसने क्या बताया था? किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, ठीक है, थोड़े से बहुत आयनिक अगर कैरेक्टर आ जाते हैं तो कौन सा रूल फॉलो होता है? फाजान्स रूल फॉलो होता है। किसी भी सहसंयोजक यौगिक के अंदर आयनिक यौगिक अगर आ जाएंगे, आयनिक लक्षण आ जाएंगे, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक में आयनिक लक्षण आ जाएंगे, तो हमें एक रूल करना होता है, वो होता है फाजान्स रूल। हिंदी की बुकों में इसको फायांस नियम बोला हुआ है, हिंदी की बुकों में इसको फायांस नियम बोला हुआ है, ठीक है। ये रूल सिर्फ यही बात करता है कि देखो, अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मतलब यदि किसी एटम में आपको सीरीज दी जाती है, अगर उसमें आप देखना प्लस का साइज जिसका ज्यादा छोटा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जैसे देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ये चारों एक ही ग्रुप में आते हैं, पीरियोडिक टेबल के एक ही वर्ग में आते हैं। इसके साथ Cl लगाया, इसके साथ Cl लगाया, इसके साथ Cl लगाया और इसके साथ Cl लगाया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बताओ इनमें से कोवेलेंट कौन है? आप कहोगे सर सबको तोड़ो तो आयन ही बनते हैं, NaCl को तोड़ो तो Na+ और Cl- बनता है। ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ये क्या है? पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि ये आयनिक है। बट मैं अब कंपेयर की बात कर रहा हूं, गौर से सुन लेना। मैं कंपेयर करा रहा हूं कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है, सबसे ज्यादा आयनिक कौन है और सबसे ज्यादा सहसंयोजक कौन है। मैं अब ध्यान रखना कंपेयर की बात कर रहा हूं। आप तोड़ोगे आपको आयन मिलेंगे, आप कहोगे सर सारे ही आयनिक है,
बट मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा आयनिक कौन है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। तो फायांस ने यही बात बोली थी, जिसका कैटायन छोटा होगा, मान लो इस सीरीज में सबसे छोटा कैटायन किसका है, सोडियम Na+, सबसे स्मॉल कौन है, ये है। जिसका कैटायन छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है ये, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ बताओ इसके आयनिक लक्षण का, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखो, आप सेम NaCl लिखो, KCl लिखो, RbCl लिखो, CsCl लिखो, इसके आयनिक कैरेक्टर का लक्षण, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कौन है इनमें, सीजियम क्लोराइड है। और वैसे भी ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे आसानी से कोई भी एटम दूर चला जाएगा। और आयन वही होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, ठीक है। उसके बाद बात करता है फायांस, ये तो कैटायन से बताया था। फिर फायांस कहता है अगर मैं एनायन की बात करूं, एनायन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं, तो देखो ऋण आयन के अंदर इसमें भी ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मान लो मैं इसके साथ लगा दूं NaF, NaCl, NaBr और NaI, अब आपसे ये पूछे कि बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसमें एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, गौर से सुन लेना, जिसमें एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है तो कॉमन कैटायन होगा। पहले कैटायन के साइज की बात करी थी तो कॉमन एनायन था, ठीक है। जिसमें एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब एनायन जिसका बड़ा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजी लक्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। इस चीज का गौर कर लेना, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसका आयनिक कैरेक्टर पूछ ले तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, NaF है। इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, NaF है। तो फायांस रूल में इतना याद रखना, जिसका कैटायन छोटा होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, सहसंयोजक लक्षण दिखाएगा। शर्त ये है सभी एनायन सेम होने चाहिए। जिसका एनायन बड़ा होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। शर्त ये है कि सभी जो ये कैटायन होते हैं वो आपके क्या होने चाहिए, एक से ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। कल को आपका वो सर NaF और MgCl2 बताओ तो वो क्वेश्चन नहीं सेट होता, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद इसने ये बोली थी कि धनायन और ऋणायन की आवेश की मात्रा बढ़ने पे आयनिक आबंध में सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। मतलब धनायन, कैटायन और एनायन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर की वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे आयन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर के अंदर कोवेलेंट के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। जैसे देखो NaCl, MgCl2, नाम एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद AlCl3, ठीक है। आप गौर करो, इसमें Al पे +3 चार्ज है, इसमें Mg पे +2 चार्ज है, इसमें सोडियम पे +1 चार्ज है, ठीक है। तो फायांस रूल ये कहता है कि जिस भी कंपाउंड में कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, सहसंयोजक गुण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। जिस कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रखना, ये अब एक पीरियड की बात कर रहे हैं, ये एक वर्ग की, ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कल को आप ये बोलोगे सर इसमें साइज छोटा तो इसका साइज छोटे के कारण इसका कोवेलेंट कैरेक्टर, हालांकि वो कंसेप्ट भी लगा सकते हो बट थोड़ा ग्रुप और पीरियड का ध्यान रखोगे, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। उसके बाद है ना, बस आपका फायांस रूल सिर्फ इतना सही है। तो 2 टॉपिक आज के वीडियो मैंने आपको बताए हैं, दोनों को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बनाना और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। फायांस रूल डायरेक्ट ही पूछा जाता है, एग्जांपल सही तो बताना होता है। डायपोल मूवमेंट का 11th का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, वैसे होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो डायपोल मूवमेंट की स्ट्रक्चर बनानी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।